किया जाए ना, तो ज़्यादा और भी हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर जो हम सबको बातचीत करनी है। तो आज का सेशन यहीं से शुरू करते हैं। देखा जाए जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये युवा संगम पोर्टल इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो पहले यही हम लोग जान लेना कि ये युवा संगम पोर्टल है क्या। अभी इसके विषय में ज़्यादा जानकारी हम लोग रखते हैं ना कि भारत के जो भी राज्य हैं उन सभी को कनेक्ट करना है। जो उत्तर पूर्व का राज्य है, 7 सिस्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो जो पूर्वोत्तर राज्य है उन सभी को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए ये पोर्टल लाया गया है, युवा संगम पोर्टल। अब इसमें होगा क्या, इसमें 1000 ऐसे युवा छात्र होंगे जिन्हें अदर राज्य से उठा करके लेके जाया जाएगा पूर्वोत्तर के राज्यों में, और 1000 पूर्वोत्तर राज्य के जो युवा छात्र होंगे उन्हें अदर स्टेट्स में भेजा जाएगा। इन्हें भेजा क्यों जाएगा, इन्हें एक दूसरे राज्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की परंपरा कैसी है, रीति रिवाज कैसा है, संस्कृति वहाँ की कैसी है, इन सारी चीज़ों की एक रूपता पूरी बनाने के लिए एक राज्य से छात्र जाएंगे दूसरे राज्य में, इन्हीं सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री का एक आह्वान भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा कैसे, जब हम सभी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ के परिवेश, वेशभूषा, खान पान या वहाँ की जो परंपरा है उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो यही जानने के लिए पहल चलाई गई है युवा संगम पोर्टल। तो इसी युवा संगम पोर्टल के चलते ही अब जो युवा छात्र है उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाएगा। अगर हम ये बात करें कि इसे शुरू किसने किया है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी पहल है ये। तो इसे शिक्षा मंत्रालय इसको शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय इसको शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अब इसमें जो 18 से 30 वर्ष के जो युवा छात्र होंगे उन्हीं सबको यहाँ पर भेजा जाएगा एक राज्य से दूसरे राज्य में, और खास करके पूर्वोत्तर के राज्य को इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उधर का जो कल्चर है वो कुछ अपने यहाँ के जो कल्चर है उससे काफ़ी अलग है। इसलिए उसकी समझ बनाने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स के हैं उन सबको पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजा जाएगा, और पूर्वोत्तर राज्य के जो 18 से 30 वर्ष के युवा छात्र हैं उन्हें अदर स्टेट्स में भेजा जाएगा, ताकि वहाँ की सारी चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएँ। अब शिक्षा मंत्रालय ने अगर ये पहल किया है तो हम सबको जानना चाहिए कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है कौन। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, क्या नाम है उनका? हाँ जी, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ये चीज़ें जानते रहेंगे, और बाकी इसके विषय में जो कुछ जाना था वो आप लोगों को बताया जा चुका है। आगे चला जाए, देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है कर्नाटक में। असल में इसे पढ़ने के पीछे उद्देश्य भी हम सबका है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये पूरे देश का पहली हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये पूरे देश में अभी तक इस तरह की हेलीकॉप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसी अभी कोई भी यूनिट स्थापित नहीं की गई थी, ये पहला है। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक में अगर बात करें ना, एक जगह है जिसका नाम है तुमकुरू। तुमकुरू, इस तुमकुरू जगह पर इसको स्थापित किया गया है। अब अगर बात करें कि इसका जो हेलीकॉप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसे बनाएगा कौन? इसे बनाएगा हाल क्या है ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर का ये निर्माण करेगा। तो हाल के विषय में जान लिया जाए ना, इसका पहले तो पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जहाज निर्माण का कार्य है इसका, और खास करके ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, जहाज निर्माण इसका कार्य है। अगर हम बात करें कि हाल अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में, आप लोग जान रहे हैं। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अभी इसके विषय में थोड़ा सा और जाना जाए ना कि ये जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कर्नाटक के तुमकुरू जगह पर इसको अभी स्थापित किया गया है ना। अभी ये स्टार्टिंग में ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो है ना उन्हें बनाएगा। अब ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं? तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है ना, ये सब जो होते हैं जो रक्षा उपयोग में लाए जाते हैं। अभी ये परिवहन के लिए अभी ये प्रयोग नहीं किए जाएंगे। रक्षा क्षेत्रों में हल्के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे उन्हीं सबको भी ये स्टार्टिंग में इसको बनाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में इसका एक और प्लान है कि स्टार्टिंग में अभी समझिए कि ट्रायल रूप में ही चलेगा। तो पूरे वर्ष में ये केवल 30 हेलीकॉप्टर का ही भी निर्माण करेगा ये,
धीरे धीरे इसका जो उत्पादन है उसको प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा और बढ़ाते हुए इसे 90 तक ले जाया जाएगा। यानी अभी शुरुआत में 30 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष के हिसाब से ये बनाएगा और आगे चल करके 90 हेलीकॉप्टर तक ये प्रतिवर्ष बनाने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया, कर्नाटक के तुमकुरू जगह पर। बनाएगा यहाँ पर हेलीकॉप्टर को कौन, हाल बनाएगा, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 1964 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बेंगलुरु है। किसके अंतर्गत ये काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र हर जगह हो गया, राजनाथ सिंह जी है। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। एरोन फिंच किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है, एरोन फिंच किस देश के खिलाड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी इन्हें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है उसे इन्होंने संन्यास ले लिया है, एरोन फिंच। अभी आपको पता है कि वनडे और टेस्ट तो इन्हें काफ़ी पहले ही संन्यास ले चुके थे, T20 केवल खेल रहे थे और T20 से अब इन्होंने संन्यास उससे भी ले लिया है। अभी आपको पता है कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप 2021, T20 वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ था ना, इसमें टीम कौन सी जीती थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे, यही महोदय थे, एरोन फिंच। इसी को हम लोग जानते हैं। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ है इसके कैप्टन थे एरोन फिंच, एरोन फिंच। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने ले लिया है। ठीक है, आगे चला जाए, देखा जाए कि किस शहरी निकाय ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो किस शहरी निकाय ने, तो यह है इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम में अभी हाल फिलहाल में देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अच्छा, ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ तो रहे हैं, बट ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है ये आप लोग समझ पा रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। चलिए, आप लोग अकाउंट तो सभी लोग खुलवाए होंगे, बैंक अकाउंट तो सबके पास में होगा ना। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक जो जिसको कहते हैं हम लोग एफडी कहते हैं, एफडी करवाते हैं ना। तो एफडी में एफडी एक तरह का होता है और एक तरह का होता है ग्रीन बॉन्ड जारी करना, एक तरह का एफडी होता है। अभी हम आपको समझाते हैं एफडी क्या होता है कि एफडी में जो भी अमाउंट आप जमा करते हैं, एक निश्चित समय के लिए आप जमा करते हैं, उस निश्चित समय के पहले आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट आपको बैंक के द्वारा दिया जाएगा, तो एफडी जितने समय के लिए आप करते हैं उसके पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। ना ही वो ट्रांसफरेबल होता है, उसे आप किसी अदर के पास ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ बैंक के द्वारा प्रतिबंधित होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसी का कुछ बॉन्ड ले लेते हैं, तो बॉन्ड में क्या होगा कि जितना भी अमाउंट आप बैंक में जमा करेंगे ना, उसके हिसाब से होगा क्या कि जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा बैंक के द्वारा, तो एफडी में तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते या उसके पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर ग्रीन बॉन्ड अगर आप ऐसा कुछ ले लिए है ना, उसे बीच में आप ट्रांसफर भी किसी को कर सकते हैं, या बीच में आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या वापस निकाल भी सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया होती है। और ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो इसके विषय में और कुछ जरा समझे ना। ये जो ग्रीन बॉन्ड होता है, खास करके ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, इन सबको बचाने के लिए ही ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। तो जो इंदौर नगर निगम है, ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो ऐसा इसने क्यों किया है, क्योंकि अभी आप हाल फिलहाल में आप लोग एक चीज़ और सुने होंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर ही है। तो इंदौर ने अब ये ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया है। अब इस ग्रीन बॉन्ड को जारी करने के लिए अभी ये 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये 244 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का इसका प्लान है, इसकी योजना है ये। तो ये ग्रीन बॉन्ड के जरिए ही ये 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 244 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की इसकी जो योजना है, उसके तहत अब ये क्या करेगा कि जो अपना शहर है वहाँ पर ये सोलर पैनल स्थापित करेगा। अभी जो कुछ भी वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं वो उसके लिए वो यूज़ करेगा अब सोलर पैनल अब वो यूज़ करेगा, ताकि वहाँ पर जो कार्बन एमिशन अभी हो रहा है, जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है ना, उसे भी न्यून किया जा सके, उसे भी कम किया जा सके। इससे शहर की जो गुणवत्ता होगी वो और अच्छी हो जाएगी, शहर और भी अब स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इंदौर नगर निगम ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया हुआ है। आगे कर देखा जाए इंदौर ये किस प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है ना, आप लोग जान रहे होंगे। ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अगर बात आए तो कुछ इसके विषय में जाना चाहे ना। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है, आप लोग जानते हैं, भोपाल। अगर वर्तमान में यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह। और अगर हम बात करें वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है,
अभी हम आप लोगों को पीछे बताए हुए थे ना, अगर चलिए हाइड्रोजन से संचालित कोई भी वाहन है, अगर उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हाइड्रोजन से ट्रेनें चलाई जा रही थी। अगर हम आपसे बात करें कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी है ना। अगर हम बात करें कि एशिया में पहला ऐसा कौन सा देश है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाया? चीन है। और अभी हाल फिलहाल में भी जो बजट पेश किया गया है, दिसंबर 2023 तक भारत में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्हें वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक चलेंगी? कालका से शिमला। कालका शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाली बात थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है। अब ये हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी। तो अभी ये हाइड्रोजन से चलाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन से चलेगा ना, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी चलने की, वो तो जो डीजल ट्रक अपने यहाँ चलते हैं उसी तरह का होगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन से चलेगी ना, तो जो कार्बन का उत्सर्जन है, यानी कि जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है ना, वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन से अगर कोई चीज़ चल रही है, तो हाइड्रोजन से कोई भी वाहन अगर चल रहा है, तो उससे जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है ना, वो न्यूनतम हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए ही चलाया गया है। तो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक किसने लॉन्च किया है? ये चलाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये चलाया लिमिटेड। अभी आपको बताएं, ये कर्नाटक में इसकी पहल भी की गई थी। अभी कर्नाटक में एक ऊर्जा सप्ताह चलाया जा रहा था। ऊर्जा सप्ताह जो प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, उसी ऊर्जा सप्ताह में इसकी भी लॉन्चिंग हुई है कर्नाटका में ही, कि हाइड्रोजन से ट्रक लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड इसमें कौन है? मुकेश अंबानी जी है ना, मुकेश अंबानी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ? मुंबई। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आप लोग जान रहे हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं कि महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये आप नहीं जान रहे हैं। 1 नवंबर 1960। 1 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बने हुए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसकी बात अगर करें तो जीता कौन है? केरल। केरल ये जीता है। पहली बात तो ये हम लोग समझे कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जो होती है, यह किस खेल से संबंधित होती है। तो जो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप होती है, यह संबंधित होती है फुटबॉल से। फुटबॉल से ये संबंधित होती है। अभी आपको पता है बीच मीन्स आप लोग समझते हैं? बीच मीन्स क्या होता है? बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा। और ये जो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप है ना, ये समुद्र के किनारे ये खेली जाती है। और अगर बात करें ना, वर्तमान में इसे कहाँ पर खेला गया था? सूरत के एक है डूमस बीच। इसी डूमस बीच पर इस चैंपियनशिप को खेला गया था, जहां पर जो फाइनल वाला मैच था वो केरल और पंजाब के बीच में हुआ था। जीता कौन था? केरल। और उपविजेता कौन रहा था? पंजाब। उपविजेता था यहाँ पर पंजाब, जीता था आपका केरल। और अगर बात किया जाए तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जो इसका उद्घाटन किया हुआ था, जो इसको चलाया था, आयोजन इसने किया था। इसका आयोजन किसने किया था ये भी जान लिया जाए। इसका आयोजन किया गया था अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने इसका आयोजन किया हुआ था। अगर बात किया जाए, इसको कहा जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब अगर इसकी बात की जाए AIFF की, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके विषय में अगर जाना जाए तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है कल्याण चौबे। अगर इसकी बात करें इस्टेब्लिशमेंट कब है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की, 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और अगर बात करें वर्तमान में इसके हेड कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे उनका नाम। चलिए आगे देखा जाए। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? आप लोगों को कभी हम लिखवा रहे थे ना फेस्टिवल वगैरह, तो उसमें लिखवाया भी गया है आपका काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा
गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। अगर हम आपसे बात करें कि काला चावल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? काला चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में होता है। काला नमक महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। सूरज कुंड मेला कहाँ पर होता है? सूरज कुंड मेला हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? फरीदाबाद में। हाँ, ये ठीक है। अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कौन सा होता है? एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कौन सा है? कोलकाता पुस्तक मेला। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था ना, कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही होगा। हाँ, ठीक है। तो ये जो काला घोड़ा महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र मुंबई में अभी ये महोत्सव चल ही रहा है। ये 4 फरवरी से 12 फरवरी तक ये चल रहा है। और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब से हुआ था, इस मतलब कि ये जो काला घोड़ा महोत्सव है ये कब से शुरू हुआ मनाना? ये हुआ 1999 से, 1999 से ये काला घोड़ा महोत्सव। अच्छा, इसका नाम काला घोड़ा महोत्सव क्यों रखा गया है? असल में ये दक्षिणी मुंबई से शुरू हुआ था और दक्षिणी मुंबई में जिस स्थान से ये शुरू हुआ था ना, उस स्थान पर एक काले घोड़े की मूर्ति है। जहाँ से इसको शुरू किया गया था वहाँ पर एक काले घोड़े की मूर्ति है, इसीलिए उस काले घोड़े की मूर्ति के चलते ही इसे काला घोड़ा महोत्सव नाम दे दिया गया। 1999 से ये शुरू है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसको मनाया जा रहा है। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक अभी ये चल रहा है। चलिए आगे देखा जाए। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो जीता है, पैगी मोहन उनका नाम है। डॉक्टर पैगी मोहन ने इस अवार्ड को जीता है। इनकी एक रचना है वंडरर्स द किंग एंड द मर्चेंट। वंडरर्स द किंग एंड मर्चेंट। वंडरर्स द किंग एंड मर्चेंट, ये इनकी रचना है। इसी रचना के लिए इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, डॉक्टर पैगी मोहन। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं तक था। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।